हाँ जी, हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब देखो, हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंडर एक जो सीए होता है उसको कौन से नैतिकता पूर्ण तरीके से अपने प्रोफेशन को निभाना है। तो पहला है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि कुछ अगर डिसीजंस हैं आपके काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट ने लिए हैं, उनके अगेंस्ट, तो सुनवाई का अधिकार है हाई कोर्ट के अंदर। वो अपॉर्चुनिटी देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसे सुना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कौन से, अब ये क्या है। अब पहला देखो क्या कहता है, कहता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब दो बातें होती हैं, एक होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एक होता है प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी। देखो, जब नेग्लिजेंसी की बात आती है, नेग्लिजेंसी, तो वो क्या कहता है कि सपोज एक ऑडिटर जो है, अगर सपोज नहीं, एक ऑडिटर अगर अपनी ड्यूटीज़ को अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो काम पूरे नहीं करता, वो फेल हो जाता है अपनी ड्यूटीज़ को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरा करने से। ठीक है, और जिससे क्या होता है, लॉस होता है या डैमेज होता है क्लाइंट को। ठीक है, मतलब उसने गलती की। ठीक है, तो उस गलती की वजह से उसने स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया और उससे क्लाइंट को लॉस हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, तो वो क्या है, अधिकारी होता है क्लाइंट के, ऑडिटर से वो क्या है, डैमेजेस मांग सकता है। तो नेग्लिजेंसी जो है, अब नेग्लिजेंसी में भी दो वर्ड्स हैं कि नेग्लिजेंसी में ग्रॉस नेग्लिजेंसी आती है। कहते हैं नेग्लिजेंसी का मतलब क्या है, केयरलेसनेस या एक्सीडेंटल हो गया, या क्या है आपका कि काम को गलत तरीके से उन्होंने किया, मतलब एक अवेयर नहीं थे वो, तो उन्होंने किया। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब कि ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू परफॉर्म अ ड्यूटी विच इज वॉज इंटरेस्टेड टू डू, कि उसने क्या किया कि वो ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं की या उस ड्यूटी का एक पर्टिकुलर पार्ट ही परफॉर्म नहीं किया जो उसको करना था। तो नेग्लिजेंसी में तो पूरी अटर क्लियरलेसनेस हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी क्या हुआ कि फेल हो जाता है ड्यूटी परफॉर्म करने से और उससे डैमेज भुगतना पड़ता है क्लाइंट को। और वो जो नेग्लिजेंसी होती है वो क्या है, केयरलेसनेस है उसकी, उसकी मतलब वो केयर, ध्यान तरीके से उसने क्या है काम नहीं किया और एक्सीडेंटली हो गया। मिसकंडक्ट में क्या आता है, कहता है इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, मतलब कि किसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो काम करना था, ठीक है, तो वो क्या है, उसने वो क्या है, मतलब इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन स्पेसिफाइड इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स, कि जो भी काम था वो उसने क्या है वो किया ही नहीं। ठीक है, omission specified in any of the schedule but nothing in this section shall be considered to limit to the arbitrage in any way confer or duty cast on the council under subsection 1। तो उन्होंने sections के according बोला है कि वो क्या है कि sections जो भी हैं उसने काम ये नहीं किया या करना भूल गया, omitted। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन 1 टू इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर, वो क्या कर सकती है, उस मेंबर के उस कंडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है, किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर जो उसने वो एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया, जो क्या है इंक्लूड था वो एक्ट काम करने के लिए, बट ही ओमिटेड और हैडंट परफॉर्म दैट एक्ट। तो काउंसिल जो है ICAI जो है एम्पावर्ड टू इंक्वायर इन द काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, जो भी स्पेसिफाइड नहीं है शेड्यूल ऑफ द एक्ट के अंदर, और वो क्या है ओमिटेड हैं, और क्या किया गया है उस ओमिशन की वजह से वो काम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वो मिसकंडक्ट माना गया है। तो उस केस के अंदर क्या है, इंक्वायरी की जा सकती है हाई कोर्ट के कहने पर कि भाई ये आपने कैसे मिसकंडक्ट उसको मान लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, मेंबर इन प्रैक्टिस, कहते हैं हर एक मेंबर जो है इंस्टीट्यूट का वो क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता है, और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही प्रैक्टिस इज द प्रोफेशन, कि चाहे वो प्रैक्टिस करे प्रोफेशन की या प्रोफेशन की प्रैक्टिस ना करे, उसका नाम तो क्या है रजिस्टर हो गया ना।
लेकिन कुछ पर्पसेस के लिए वो क्या है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 एक्सप्रेशन देता है क्या, कि टू बी इन प्रैक्टिस, कि एक मेंबर जो है इंस्टीट्यूट का वो डीम टू बी, वो माना जाए कि वो प्रैक्टिस कर रहा है व्हेन इंडिविजुअली, या वो इंडिविजुअली या पार्टनरशिप फॉर्म में विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, ठीक है, और उसे रेम्यूनरेशन भी प्राप्त हो रहा है, मतलब इन द सेंस वो अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है, और क्या है, कुछ सर्विसेज या जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ऑडिटिंग का काम कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स की वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, रिकॉर्ड प्रिपेयर करने का काम कर रहा है, ठीक है, और सारे जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो सारा जो है उनका काम प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, और क्या है, वो सारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर ये भी इंक्लूड होगा आपका, और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सारी जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी नीतियां हैं वो उनके अंदर असिस्ट कर रहा है, ठीक है, और सारे प्रोसीजर्स को क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है, जो भी रिकॉर्डिंग के, प्रेजेंटेशन के या सर्टिफिकेशन के या फाइनेंशियल फैक्ट्स ऑफ डाटा के जो भी सारे काम हैं वो प्रॉपरली कर रहा है। और प्रैक्टिस में क्या आएगा कि वो सारी सर्विसेज कर रहा है जो काउंसिल के अकॉर्डिंग बोली गई हैं प्रैक्टिस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। इसका मतलब कोई भी एसोसिएट या कोई भी फेलो इंस्टीट्यूट का जो एम्प्लॉयड है बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा, वो माना जाएगा, डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा कि वो एज एक तरह से ट्रेनिंग के रूप में क्या है, आर्टिकल क्लॉज के रूप में क्या है, काम कर रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पार्ट टाइम सर्विस दे रहा है तो वो प्रैक्टिस माना जाएगा रेगुलेशन 167 के अंडर। इस रेगुलेशन 1964 एक्ट के अकॉर्डिंग ये काउंसिल ने डिसीजन लिया था 15 अप्रैल 1964 को कि मेंबर प्रैक्टिस माना जाए, करता हुआ माना जाएगा, चाहे वो क्या है, वो सर्विस आर्म्ड फोर्सेस के साथ ही काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इससे क्लियर होता है कि it is not necessary for a member to be practicing and have client to designate himself and member practice। मतलब वो रजिस्टर हो गया तो वो माना तो जाता है मैम कि वो क्या है, एक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन अब वो क्या बोला, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो डेजिग्नेट करे अपने आप को कि वो मेंबर इन प्रैक्टिस है। तो जो मेंबर एक एस्टैब्लिश, जो सेटअप करता है अपना एस्टैब्लिशमेंट और डिफरेंट अकाउंटिंग काम करता है, फंक्शंस उसके क्लाइंट्स हैं, उसको मेंबर इन प्रैक्टिस माना जाता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो मतलब वही है कि प्रैक्टिसिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था, सीए का टैग तो उसके पास था, लेकिन हम मानते क्या है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली बात है ना, आप डॉक्टर एक पर्सन बन गया और घर पे बैठ गया, ठीक है, हम उसको डॉक्टर की डिग्री तो मिल गई है, बट हमें उसके डॉक्टर होने के, अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, किसी पेशेंट को चेक ही नहीं कर रहा, ठीक है, और क्या है, वो रेगुलर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसे टू बी प्रैक्टिस डीम्ड हम मानेंगे ना, डीम्ड कि भाई वो कार्य कर रहा हो, तब ही हम क्या मानेंगे कि हाँ वो एक ऑडिटर का या सीए का काम कर रहा है। तो चाहे ये सिचुएशन थी तो वो अपना खुद का काम करे तो वो माना जाएगा कि वो क्या है, इन प्रैक्टिस क्या है, काम कर रहा है। बट वो अगर वो काम कर रहा हो तो ऐसे नहीं कि डेजिग्नेशन क्या है हो गया तो इट मीन्स वो मान लिया जाए कि वो प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, तो वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, ठीक है। एंट्री ऑफ नेम्स इन द रजिस्टर, कहता है कि जो पर्सन्स हैं उनका नाम रजिस्टर्ड के अंदर होना चाहिए, कि कोई भी जो रजिस्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके पास सर्टिफिकेट है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग, और क्या है, कोई भी पर्सन जिसने एग्जामिनेशन पास किया है और उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड मेंबर के रूप में, ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड मेंबर के रूप में क्या है, वो काबिल होने के लिए उसने एग्ज़ाम पास किया है। कोई पर्सन जो क्या है, और उस किसका नाम रजिस्टर होगा, वो पर्सन जिसने क्या है एग्ज़ामिनेशन पास किया है गवर्नमेंट डिप्लोमा के अंदर, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी और एन एग्ज़ामिनेशन या कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो गवर्नमेंट डिप्लोमा के इक्विवेलेंट एग्ज़ामिनेशन था या उसके इक्विवेलेंट कोई और एग्ज़ामिनेशन है जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो कि हाँ इसके इक्विवेलेंट वो डिग्री क्या है मानी जाएगी फॉर द रूल्स, और जो क्या है इक्विवेलेंट डिग्री होगी अवॉर्डेड
ऑफ द जैसी अवॉर्ड की गई है गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, मतलब इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो वो भी क्या है माना जाएगा एंटर करने के लिए इस रजिस्टर के अंदर। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि उसे कुछ सर्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। कोई भी पर्सन जो इस एक्ट है 1930 जो भी ये आपका एक्ट बना था, वो क्या है प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो अकाउंटेंसी की, ठीक है, सेक्शन एंड असेडिंग स्टेट पार्ट बी स्टेट, और जो क्या है जो पोजेस नहीं करता क्वालिफिकेशन सीए होने की, ठीक है, और क्या है मतलब जो रजिस्टर में एंटर होने की क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं करता, लेकिन वो क्या है जब ये एक्ट बना था उस वक्त के टाइम पर वो रूल्स बने थे तो वो प्रैक्टिस कर रहा है अकाउंटेंसी की, ठीक है, तो भी क्या होगा उसको क्या है रजिस्टर के अंदर उसका नाम एंटर किया जाएगा कि कंडीशंस है किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, भाई इस रूल्स 1932 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का सर्टिफिकेट जो रूल था उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन ऑलरेडी पहले प्रैक्टिसिंग कर रहा था इन रूल्स के अनुसार जो इस रूल के अंदर गिवन है उस अकॉर्डिंग क्या है वो प्रैक्टिस अकाउंटिंग की कर रहा है, तो उसका नाम भी रजिस्टर के अंदर मानोगे चाहे उसके पास सीए की डिग्री है या नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन जिसने क्या है कोई और एग्ज़ाम पास किया है या एग्ज़ाम पास किया है या ट्रेनिंग ली है इंडिया से बाहर और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है या काउंसिल द्वारा वो रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है सेम यहाँ इसी तरह के एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट या जो ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर सेम ऐसा कुछ उसने वहाँ से कर रखा है दूसरे देश से कर रखा है तो उसका नाम भी यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इन केस ऑफ एनी पर्सन जो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल इन केस में भी वो फर्दर कंडीशन और भी लगा सकती है कि भाई अगर तुम रेजिडेंट परमानेंट नहीं हो तो फिर ये कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उसका नाम रजिस्टर हो सकता है इसके अंदर। कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया में, मतलब कि डोमिसाइल उसका यहाँ पे रेजिडेंस है, जिसने हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट स्टडिंग फॉर एनी फॉरेन एग्जामिनेशन और फॉरेन एग्जामिनेशन के लिए स्टडी कर रहा था, हु इज़ एट द सेम टाइम अंडर गोइंग ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग भी कर रहा है उस वक्त वेदर विद इन और आउटसाइड, चाहे इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर, है इंडिया का रेजिडेंट लेकिन क्या कर रहा है फॉरेन एग्जामिनेशन दे रहा है और ट्रेनिंग भी ले रहा है चाहे बाहर इंडिया या इंडिया से, और उसने पास करा है वो फॉरेन एग्जामिनेशन, ठीक है, इस एक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग, और ट्रेनिंग भी ही हुई है उसकी वेदर चाहे बाहर हो चाहे हमारे भारत के अंदर हुई हो, तो वो भी क्या रजिस्टर होने के काबिल है, एज ए मेंबर रजिस्टर में उसका नाम एंटर हो सकता है। अच्छा, बट वही है कि वो उन्हें बताना पड़ेगा कि एज़ पर जो है जो भी एग्जामिनेशन या ट्रेनिंग हुई थी वो रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो भी ये रूल्स वगैरह थे फॉर द पर्पज़ ऑफ कि भाई हाँ कि उसका अधिकार है इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग कि हाँ उसने एग्ज़ाम दिया ट्रेनिंग दिया तो उसका अधिकार है कि उसने वही पात्रता प्राप्त की है जो भी जिसके बेसिस पे अधिकार बनता है उसका नाम रजिस्टर होने का उस खाते के अंदर या उस मतलब उस सॉरी रजिस्टर के अंदर एज एन सीए, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो उसे एग्ज़ाम पास करना होगा और क्या करना होगा, और नहीं तो अगर वो कर रहा है एग्ज़ाम दे रहा है तो 5 साल के अंदर इस एक्ट जो हो गया है तो उसके अंदर ट्रेनिंग उसकी हुई हो, ये होना भी ज़रूरी है, 5 साल का टाइम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं फेलो एंड एसोसिएट्स। कहता है एक्ट जो है वो डिस्टिंक्शन कुछ डिफरेंसेस बताता है कि क्लास ऑफ मेंबर्स एसोसिएट्स और फेलोज कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। कहता है एक पर्सन जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो है एज अनरोल होता है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, वो बन जाता है एक एसोसिएट मेंबर बन जाता है इंस्टीट्यूट का, और वो लेटर यूज़ कर सकता है अपने नाम के बाद क्या ACA, ठीक है, मतलब एसोसिएट मेंबर बन चुका है वो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा। अगर एसोसिएट मेंबर कंटिन्यू करता है इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कम से कम 5 साल के लिए तो वो फेलो बन जाएगा और वो अपना क्या है लेटर यूज़ कर लेगा, अपना FCA लिख लेगा अपने नाम के बाद, ठीक है। हु हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ अ पीरियड ऑफ मतलब 5 साल उसने क्या है वो काम किया हो। अच्छा, या फेलोशिप के अंदर एडमिट हुआ हो काउंसिल की, ठीक है।
अच्छा हैज़, और क्या है एक्सपीरियंस उतना इक्विवेलेंट प्राप्त किया हो, 5 ईयर्स तो बोला ही था, या अगर मान लो काउंसिल के अकॉर्डिंग है तो क्या है वो एडमिट किया गया हो और उसने उतना एक्सपीरियंस पास पूरा प्राप्त किया हो, ठीक है, तो वो वही है कि मतलब वो पात्र होगा उस रजिस्टर में, उसके अंदर क्या है आपका एज अ फेलो एसोसिएट जो भी है लिखने के लिए। तो एनरोल हुआ है तो ACA लिख लेगा, ठीक है, और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो अपने नाम के बाद FCA लिख लेगा। अब देखो डिसेबिलिटीज़ और डिस्क्वालिफिकेशन, कहता है एक पर्सन जो है वो क्या है शेल नॉट बी एंटाइटल टू हैव हिज हर नेम एंटर्ड इन और बोर्न ऑन रजिस्टर, कहता है वो रजिस्टर के अंदर अपना नाम जो है एंटर नहीं कर सकता, कौन, जिसने अगर उसने क्या है 21 ईयर्स की एज अटेन नहीं की है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर द एंट्री ऑफ हिज नेम, मतलब 21 साल का होना ज़रूरी है उसके अंदर रजिस्टर के अंदर नाम एंटर करने के लिए, या ही हैज़ बीन एडजस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, अगर उसको कोर्ट ही पात्र नहीं मान रहा और वो उसको क्या है अनसाउंड माइंड का मान रहा है, तो भी उसे क्या है डिसेबल और डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, या उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मान लिया गया है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या उसे क्या है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट माना गया है, हैड नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट, और उसे कोई सर्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं हुआ है क्या है जिसमें ये कहा गया हो कि जो उसकी इंसॉल्वेंसी थी वो क्या है किसी मिसफॉर्च्यून की वजह से थी या विदाउट मिसकंडक्ट के पर्पस की वजह से थी जो उसके पार्ट पर किया गया, तो क्या है मतलब कि जब अगर उसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिला तो उसको क्या है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मान लिया है और वो कोई प्रस्तुत ही नहीं कर पाया कि जो ये भी इंसॉल्वेंसी थी या मिसफॉर्च्यून जो हुआ है या मिसकंडक्ट जो हुआ है उसके पार्ट के ऊपर, उसके रिगार्डिंग कोई वो प्रस्तुत ही नहीं कर पाया सर्टिफिकेट कोर्ट के थ्रू और अपनी इंसॉल्वेंसी को बचाने के लिए कि उसे डिक्लेयर कर दिया जाए, तब भी उसको क्या है रजिस्टर के अंदर नाम एंटर होने से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या वो क्या है कन्विक्ट, मतलब उसे एक तरह से क्रिमिनल या एक अपराधी माना गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, वेदर या विद इन आउटसाइड इंडिया, बाहर देश के या देश के अंदर, ऑफ एन ऑफेंस, मतलब उसने कोई एक ऑफेंस किया है जिसके अंदर उसने क्या है नैतिकता भंग की है और क्या है पनिश किया गया है उसको उस ऑफेंस की वजह से, या उसको जेल किया गया है, ठीक है, उस ऑफेंस करने की वजह से, नॉट ऑफ टेक्निकल नेचर, उसने कोई भी कुछ कमिट किया है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर। अच्छा, और क्या है उसे मतलब और तो अगर मान लो कोई भी और मान लो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिमूव्ड ऑफ द, तो उसे क्या किया जाएगा आपका डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, उसका नाम क्या है एंटर नहीं किया जाएगा रजिस्टर के अंदर। अगर उसे क्या है इंक्वायरी की गई उसके खिलाफ और वो गिल्टी पाया गया प्रोफेशनल या अदर कंडक्ट के अंदर विच रेंडर्स हिम अनफिट टू बी मेंबर, जिसकी वजह से वो क्या है एक अनफिट मेंबर माना जाएगा इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो भी क्या है उसका नाम उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसका इंक्वायरी में गिल्टी माना जाता है तो उसे क्या है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नाम उसका रजिस्टर में एंटर नहीं हो पाएगा। और अगर एक पर्सन डिस्क्लोज नहीं कर पाता है ये तथ्य कि उसको जो ये डिसेबिलिटीज़ से सफ़र हुआ है, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटीज़ थी या डिस्क्वालिफिकेशन, वो तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है वो और फिर वो क्या है वुड अमाउंट तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर ही कंसीडर होगा और उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर से काउंसिल द्वारा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई फॉल्स तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का मेंबर है, ठीक है, वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है और वो अपना डेजिग्नेशन CA लिख रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख रहा है, तो उसे फाइन भी चार्ज किया जाएगा और उसे क्या करना पड़ेगा, और हर पर्सन को क्या है सर्टिफिकेट उस प्रैक्टिस का दिखाना अब ज़रूरी होगा। अब क्या कहता है कि क्या रीज़न होते हैं कि रजिस्टर के अंदर से नाम क्या है रिमूव कर दिया जाए, कहता है देखो ये कुछ रीजंस हैं, उनका नाम अगर रजिस्टर से रिमूव किया जाए या तो उनकी डेथ हो या वो अप्लाई करें खुद कि मेरा नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाए किसी कारण की वजह से, या पेमेंट होती है फ़ीस की कि भाई उसको उसका मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो पेमेंट होती है, तो वो क्या है तो भी उसने वो पेमेंट नहीं की है, ठीक है। अच्छा, तो भी वो क्या है उसका रजिस्टर में नाम हटा दिया जाएगा। या
इंस्टीट्यूट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि इसका नाम हटा दो, तो उसका बाद नाम हटा दिया जाएगा। और हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन मान ली गई उसकी, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा क्या है, रजिस्टर में से। ठीक है। इंक्वायरी इनटू द चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स, कहता है कोई भी कंप्लेंट्स किसी भी मेंबर के अगेंस्ट जो है इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे पहले जो है, मतलब जो भी इंक्वायरी होगी, कोई मिसकंडक्ट होता है मेंबर का, वो कैसे इंक्वायरी की जाएगी, जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं। कहता है जो कोई भी कंप्लेन होगी किसी मेंबर के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूट के मेंबर के अगेंस्ट, सबसे पहले वो जाएगी डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट के पास अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। ठीक है। तो वो ये सबसे पहले क्या है, ये कंप्लेन जाएगी, मिसकंडक्ट हुआ है इसके बारे में। उस बेसिस के ऊपर प्राइम फेशिया, उस बेसिस के ऊपर डायरेक्टोरेट जो होगा वो ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ मिसकंडक्ट, कि जो भी मिसकंडक्ट का नेचर क्या है उसका। ठीक है। कि किस तरह मिसकंडक्ट का नेचर क्या है, किस तरह का उसने मिसकंडक्ट किया है, मतलब क्या वो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या सेकंड शेड्यूल या दोनों शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता है वो मिसकंडक्ट। अगर वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है तो वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगी, वो जो उसके कंप्लेन है। और अगर वो सेकंड या दोनों शेड्यूल्स के अंदर आता है तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगी, वो जो कंप्लेन है। तो फिर वो इंक्वायरी करेंगे अपने तरीके से और फिर अपना निर्णय देंगे कि उस मिसकंडक्ट में उन्हें क्या गिल्टी पाया जाता है, उनकी क्या सज़ा है, क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी लगेगी। अपील की जा सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी। मिसकंडक्ट होता है उसके अगेंस्ट क्या किया जाता है, आगे जो कार्रवाई होती है। अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मिसकंडक्ट है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास गया, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर मिसकंडक्ट है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गया। तो अपील्स जो करनी जाएंगी अगेंस्ट जो उन्होंने निर्णय दिए इन दोनों कमेटीज़ ने। ठीक है। तो वो जो एग्रीव्ड है पर्सन, जो विक्टिम है एक तरह से, जो निर्णय द्वारा विक्टिम है, वो क्या है, अपीलेट अथॉरिटी को 90 दिन के अंदर क्या है अप्लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, या उससे ज़्यादा अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गई कि कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ उससे वो अप्लाई करेगा। अब वो कहते हैं बिफोर गिविंग द डिसीजन अपीलेट अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी देगी उसे सुनने की। उनके पास गया अपीलेट अथॉरिटी के पास 90 दिन के अंदर, जैसे ही बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी ने निर्णय दिया 90 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास वो क्या है चले गए, वो मेंबर जिसको क्या है मिसकंडक्ट में संलिप्त पाया गया है। तो क्या किया जाएगा, निर्णय लेने से पहले अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, वो निर्णय से देखेगी पहले कि भाई उनका निर्णय आया क्या है। ठीक है। अब वो देखेगी उसके निर्णय से वो सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, कम्युनिकेट किया उसने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ, अच्छा तुमने ये निर्णय लिया इसके ऊपर। अब वो देखेगी, कम्युनिकेट करेगी। अब वो सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, कहता है अगर डिसीजन जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है निर्णय लेने से पहले उनको सुनवाई का भी अधिकार देगी, जो मेंबर मिसकंडक्ट के अंदर संलिप्त पाया गया है, तो उसके पास अथॉरिटी है द फॉलोइंग पावर, कि वो क्या है, अगर उसको लगा कि हाँ भाई ये जो मिसकंडक्ट जिस मेंबर ने किया है इसके लिए जो निर्णय दिया गया है वो अगर गलत उसको लगता है अपीलेट अथॉरिटी को, तो वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी का जो ऑर्डर है उसको रिवाइज कर देगी, या क्या कर देगी, उसे क्या कर देगी, साइड में रख देगी उस ऑर्डर को। ठीक है। या कंफर्म कर देगी या मॉडिफाई कर देगी उस सेट ऑफ ऑर्डर को कि भाई ये नहीं, इतना नहीं। अगर उसको लगा कि उसके पास ये भी पावर है कि पेनल्टी चार्ज कर सकती है, उसको निर्णय सही लगा हाँ तुमने मिसकंडक्ट किया है, या पेनल्टी को बढ़ा या घटा भी सकती है। ठीक है। और रिमिट द केस टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी एंड कॉल फॉर द फर्दर इंक्वायरी। कहता है अब वो क्या कर सकती है, वो उन दोनों कमेटी जो डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन था, डिसिप्लिनरी कमेटी थी, उनको वो केस रिमिट कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है और फर्दर उनसे बोल सकती है कि इसकी इंक्वायरी करो और ढंग से ही, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मिसकंडक्ट जिसने किया वो अपना डिफेंस में लेकर आ रहा है और तुमने क्या डिसीजन दिया, तो अब बताओ, प्रॉपर इंक्वायरी करो मेरे सामने। कोई और ऑर्डर भी पास कर सकती है जो उसे लगे। अब बोलता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल।
कहता है कि अब अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल 1 एंड 2 जो था, और कोई मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और कौन से हो सकते हैं। कहता है देखो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कोई भी एक्ट किया या कोई भी भूल हुई, ओमिशन, छुपाया गया, जो भी किसी भी शेड्यूल के अंदर था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के, ठीक है, उसको भी मिसकंडक्ट माना जाएगा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। अदर मिसकंडक्ट, और कोई मिसकंडक्ट जो है, अदर मिसकंडक्ट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल, ठीक है। तो पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 2 के में भी अगर कोई और मिसकंडक्ट डिफाइन किया जाता है तो इसके अंदर मतलब उसमें अगर होता है आपका, तो उसमें कौन से मिसकंडक्ट आएंगे, जो क्या है, चाहे वो मिसकंडक्ट अराइज हुए हों किसी प्रोफेशनल वर्क की वजह से या नहीं हुए हों, ठीक है। लाइक एज पर पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 1 उसे गिल्टी पाया गया हो किसी ऐसे ऑफेंस की वजह से बाय सिविल या क्रिमिनल कोर्ट जो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसे गिल्टी पाया गया हो, तो ये भी मिसकंडक्ट पाया गया होगा उसका, ठीक है। अगर काउंसिल क्या है उसके अकॉर्डिंग ही ब्रिंग्स डिस रिप्यूट टू द प्रोफेशन, अगर काउंसिल जो है वो क्या है, उससे डिस प्रोफेशन इंस्टीट्यूट की क्या है, रेपुटेशन डाउन हुई है, ठीक है, उसके तब भी क्या है, ऐसे कंडक्ट की वजह से रेपुटेशन डाउन हुई है तो वो भी मिसकंडक्ट पाया जाएगा। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ शेड्यूल पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 2 वो गिल्टी पाया जाएगा सिविल और क्रिमिनल कोर्ट द्वारा फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है अपार्ट फ्रॉम अदर शेड्यूल्स जो है कन्विक्शन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट जो है किसी को एग्रीव्ड ठहराता है कि ये क्या है, क्रिमिनल या मुजरिम पाया जाता है किसी ऑफेंस के लिए या नैतिक क्या है, नैतिकता भंग करने के लिए, पनिशेबल विद ट्रांसपोर्टेशन या उसे इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, ठीक है, और या ऑफेंस चाहे वो टेक्निकल नेचर का ना हो तो भी वो क्या है, मिसकंडक्ट पाया जाएगा। उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करके रखे, हमने कहा था ना लीन का अधिकार था, बट लीन का अधिकार भी सिचुएशन के अंदर था और वो लीन किसी पार्ट पे ऑडिटर कभी भी लीन नहीं कर सकता, अकाउंटेंट लीन करके रख सकता था, ठीक है, बट ऑथराइज्ड होना चाहिए था, लेकिन ऑडिटर लीन नहीं कर सकता, तो लीन का भी काम करना क्या है, मिसकंडक्ट पाया जाता है। मटीरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है चीज़ों का, वो भी मिसकंडक्ट है। यूज़ ऑफ आर्टिकल ऑडिट क्लर्क फॉर वर्क अदर देन प्रोफेशनल वर्क, के अलावा किसी और ऑडिटर क्लर्क का जो है, मतलब जो भी आपके हैं किसी और काम के लिए प्रोफेशनल वर्क के अलावा उनका यूज़ कर रहा है तो वो भी गलत है। फॉर्जरी, कुछ आंकड़ों के साथ हेर फेर कर दिया। मिस अप्रोप्रिएशन बाय ऑफिस बियरर ऑफ प्रोफेशन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, अब प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशन काउंसिल के जो ऑफिस बियरर हैं उनके साथ क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन किया है, कुछ गलत किया है, ठीक है, डील के अंदर। नॉट रिप्लाइंग इन टाइमिंग टू लेटर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, को क्या है, जो भी टाइमली क्या है रिप्लाई नहीं कर रहा है जो भी लेटर था। अडॉप्शन ऑफ कोहेसिव, बहुत ही क्या है, मतलब कि बहुत ही दबाव वाला कोई तरीका यूज़ कर रहा है काम करवाने का, ठीक है। अब देखो, so far that's all for today.